हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट देखो। तो अभी बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन मतलब आईआरएफसी के जो आज लिस्टिंग हुआ था उसको लेके बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि ये पर्टिकुलर स्टॉक लिस्टिंग गेन तो नहीं दिया। तो अगर क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 24.80 पे क्लोज हुआ। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक लिस्टिंग गेन तो नहीं दिया, तो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? क्या इसको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म? अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए? तो आज के दिन की अगर डिलीवरी देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 52-53% की डिलीवरी उठाई गई है आज के दिन ये लिस्ट होने के बाद। तो जाहिर सी बात है, कुछ कोई तो होगा जिन्होंने इसको लॉस में बेच दिया है और ताकि कोई और यहाँ पे एंटर कर लिया है। तो अगर बात करेंगे इसके लिस्टिंग गेन को लेके, तो सबसे पहले तो इस लिस्टिंग गेन का उम्मीद बहुत ज्यादा कभी था ही नहीं। जब से इनका प्रीमियम चल रहा है वही 1 रुपए से 2 रुपए का प्रीमियम पे ये हमेशा ग्रे मार्केट में चल रहा था। तो लिस्टिंग गेन का उम्मीद तो बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए था ही नहीं। तो अगर बात करेंगे अभी के सिचुएशन की, तो जैसे कि सबको पता है कि 1 फरवरी हमारा यूनियन बजट है, उसको लेके मार्केट एनीवे थोड़ा डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है बहुत दिनों से। तो वो डेफिनेटली एक बात हो गया। उसके बाद अगर बात करेंगे एनबीएफसी रिलेटेड, तो एनबीएफसी से रिलेटेड भी हमें आरबीआई की तरफ से बहुत सारे फ्रेमवर्क मतलब बहुत सारे रेगुलेशंस आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाले हैं। तो उसके चलते एनबीएफसी इटसेल्फ डाउन है और ये पर्टिकुलर कंपनी एक एनबीएफसी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज के दिन अगर बाकी एनबीएफसी की बात कर लिया जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस हो गया, फिर एचडीएफसी हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, मोस्टली एनबीएफसी कैटेगरी में है। सभी आज ऐसे लाल निशान में एनीवे था। तो ऊपर से निफ्टी भी डाउन था आज। तो एनीवे ये पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा सूटेबल सर्कमस्टेंसेस नहीं था लिस्टिंग के देने के लिए। और उतना ही नहीं, अगर आप इनका जो मेन इन ये पर्टिकुलर कंपनी का जो मेन क्लाइंट है मतलब जिनको ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है वो है आईआरसीटीसी और फिर इंडियन रेलवे। इनको मेन फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। और रिसेंट टाइम में अगर आप मतलब कल ही आईआरसीटीसी का Q3 का नंबर्स आए थे, तो वहाँ पे भी आईआरसीटीसी को प्रॉफिट फॉर ऑब्वियस रीजंस मतलब कोरोना के चलते प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा नीचे गया था प्रॉफिट। तो ये सब रीजन की वजह से, जैसे मैंने पहले भी बोला, इस मतलब सुटेबल सर्कमस्टेंसेस नहीं था इसको लिस्टिंग देने के लिए। तो अभी स्ट्रेटेजी वाइज अगर आप सोचोगे कि आपको क्या करना चाहिए, इधर से एग्जिट ले लेना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए, तो सबसे पहली बात, अगर आप मतलब अभी अगर 4% नीचे होगा आपका पोर्टफोलियो, तो ये ऑलमोस्ट 15,000 का आपने इन्वेस्ट किया था, तो 4% 5% मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 500 to 600 रुपीज के आसपास आपका डाउन चल रहा होगा। तो अगर आपको लगता है आप इधर से एग्जिट करके मतलब 500 to 600 के लॉस में एग्जिट करके कहीं और अगर आप इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे ये 500 का लॉस आपका मेकअप हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन अभी अगर बाकी के सिचुएशन के बाकी के चांसेस की हम बात किए करें, तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि 1 फरवरी यहाँ पे हमारा बजट आने वाला है। 1 फरवरी दो चीज़ें दो तरफ हमारे यहाँ पे डायरेक्शंस जा सकते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर बात कर लेंगे यहाँ पे 1 फरवरी को, अगर इंडियन रेलवे के लिए हमें कुछ बूस्ट देखने को मिला कि ऐसे कुछ सामने आया कि इंडियन रेलवे में हम बहुत कुछ नया टेक्नोलॉजीज के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो जैसे बुलेट ट्रेन हो गया या फिर कोई हाई स्पीड रेलवे का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अगर देखने को मिलता है सरकार की तरफ से, तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव पॉइंट होगा आईआरएफसी के लिए, क्योंकि वो उसके लिए जो फाइनेंस इंडियन रेलवे को चाहिए वो आईआरएफसी से आएगा। तो वो एक पॉइंट हो सकता है। अब बात करेंगे और एक जो चांस हो सकता है, जो सेकंड चांस हो सकता है कि हमें यहाँ पे इंडियन रेलवे के डाइवर्समेंट या फिर इंडियन रेलवे के में प्राइवेट प्लेयर्स का एंट्री देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ ऐसा हिंट मिलता है जहाँ पे वो इंडियन रेलवे में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के लिए सोच रहे हैं, ऐसा कुछ हिंट मिलता है। तो वहाँ पे चांसेस है कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो आईआरएफसी का जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि है आईआरएफसी का मोनोपोली, तो वो मोनोपोली भी खतरे में आ सकता है।
क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे आएंगे तो हो सकता है प्राइवेट कंपनीज अपना जो फाइनेंसिंग के लिए जो फाइनेंस का पार्टनर चुनेंगे वो भी अपने हिसाब से कोई प्राइवेट प्लेयर को चुने वो। तो उसके चलते डेफिनेटली आईआरएफसी का मोनोपोली में प्रेशर आ सकते हैं, तो उस पे हमें थोड़ा सा आईआरएफसी प्रेशर में आते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर आ भी गए तो नेक्स्ट 2 साल 3 साल में इतना ज्यादा नहीं आएंगे ताकि आईआरएफसी कंपनी एज ए कंपनी इररिलेवेंट हो जाए। तो आईआरएफसी फिर भी इन सेक्टर में बहुत ज्यादा लोन देंगे, बट हाँ डेफिनेटली उस टाइम में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे अभी आईआरएफसी के लिए मोनोपोली है 1 नंबर, 2 अगर सेकंड पॉइंट बात करेंगे तो एनपीए 0 है, एनपीए का चांसेस नहीं है। तो अगर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे उनको लोन देंगे तो ये सब एक तो मोनोपोली चला जा सकता है, फिर एनपीएस का चांसेस आ सकता है। तो ये सब चीजें हो सकता है। अगर फाइनेंशियल और फंडामेंटल की बात कर लिया जाए तो डेफिनेटली दोनों तरफ से ये कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ये कंपनी भी हमें ऑलमोस्ट 50% 60% गेन दे सकता है, लेकिन हाँ वो प्रॉब्ली एक महीने या 2 महीने में नहीं होगा, वो शायद लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि 2 साल में जाके 50-60% रिटर्न दिया। लेकिन अगर 50-60% रिटर्न 2 साल में भी देते हैं तो वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब अच्छा रिटर्न होता है अगर 2 साल में 50% का रिटर्न आया तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देने का पूरा पूरा चांसेस है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।